हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो जैसे कि रोज़ की डेली बेसिस के ऊपर चलता है, वैसे ही इस बार फिर एक बार आपके साथ 23 अप्रैल 2024 की कुछ जो करंट न्यूज़ और आपसे रिलेटेडली जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ होंगी उनकी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली देखेंगे कि आज के द हिंदू में और अदर जो हमारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अदर न्यूज़ पेपर हैं, उनके थ्रू हमें क्या डिटेल मिली है। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। होप आप चैनल को लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किया पहले न्यूज़ की तरफ। हमारी जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कहाँ से? जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है एक भाई आपको पता है कि जब भी आप जहाँ इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर, तो जब आप इलेक्शन देते हो इलेक्शन में जाते हो, आप उनके बूथ पे जाते हो और बूथ के ऊपर आप जिसको भी आप इलेक्ट करते हो, जिसको भी आप इलेक्शन देते हो, जिसको भी आप अपना वोट देते हो, तो पर्टिकुलर वोट के बाद आपके पास आपकी जो इंडेक्स फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक स्याही लगा दी जाती है, एक इंक लगा दी जाती है। तो उस इंक के ऊपर है, तो हम इस इंक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो मेन काम है वो क्या है उसके ऊपर करते हैं। तो आपकी इंडेक्स फिंगर के ऊपर लगाई जाती है, आपको पता है। तो ये जो स्याही होती है, ये जो इंक होती है, ये किसकी बनी होती है भाई? ये बनी होती है आपकी AgNO3 की। तो AgNO3 है क्या? ये AgNO3 आपका है सिल्वर नाइट्राइट, इसको हम सिल्वर नाइट्राइट बोलते हैं। तो जो सिल्वर नाइट्राइट है, एक मिनट, जो ये सिल्वर नाइट्राइट है इसको लगाए जाते हैं। तो इसको लगाने के लिए प्रोसीजर कैसे हुआ था? तो भाई आपको पता है इसके पूरा एक प्रोसीजर होता है इसको बनाने के अंदर। तो इसको बनाने के अंदर जो बॉडी हेल्प की थी और जो आज तक हेल्प करती है उसको हम CSIR कहते हैं। वो बॉडी इसको देखती है कि ये इंक सही क्वालिटी की होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बनाई जाती हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो। आप जैसे एक बार आप लगा देते हैं तो अप टू 72 आवर्स तक ये आपके हाथ पर रहती है, आपकी उंगली पर रहती है, ताकि पहचान की जा सके, कोई फेयर वोट दिया जा सके। ये नहीं कि बार बार कोई अपनी ID चेंज करके आ रहा हो। तो इसको रोकने के लिए तो सेकंड न्यूज़ आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था। वो न्यूज़ क्या है कि भाई वो न्यूज़ है डॉग से रिलेटेड। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो 23 ऐसी ब्रीड हैं जिनको बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप उन ब्रीड्स के कुत्ते अब या फिर उन ब्रीड्स के डॉग आप नहीं खरीद सकते या उनको नहीं पाल सकते। तो इसके ऊपर फिर ये मैटर बहुत बड़ा बढ़ गया और इस बढ़ने के बाद ये डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर गया। जो हाई कोर्ट के अंदर गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये डॉग्स हैं आप इनको पाल सकते हो, ऐसा कोई बैन नहीं लगाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। पर इसके ऊपर कुछ NGOs हैं, उन्होंने सपोर्ट करा है, किसको? गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है कि भाई बिल्कुल इनके ऊपर बैन लगाने चाहिए। जैसे कि भाई आपको पता है हस्की ब्रीड आती है, जो ऐसी कई ब्रीड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाके के लिए बनी है। पर इंडिया के अंदर आपको पता है कि गर्मी बहुत होती है और इन डॉग्स की उसके गर्मी के सहन नहीं होती उनसे और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है आजकल। तो हमारे लिए जो रिलेवेंट न्यूज़ वो यही है कि भाई जो ये NGOs हैं वो गवर्नमेंट ने क्यों साथ दे रही हैं कि भाई इनका सबसे मेन कारण है कि भाई आप इंडिजीनियस जो आपकी जो डॉग की ब्रीड है उसको ही आप पालो, उसको ही आप अच्छे से ट्रीट करो। इससे क्या होता है कि जैसे कुछ आपको पता है जैसे बुलडॉग वगैरह है, तो उसके ऊपर ये कहा गया कि अभी इंडिया के पास जो पीपल हैं, जो इंडिया के लोग हैं, तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसकी कि भाई डॉग की केयर कैसे की जाती है या डॉग को हम ट्रीट कैसे करते हैं। और जो बाहर की ब्रीड हैं वो डोमिनेटर ब्रीड भी बोलते हैं उनको, कि मतलब वो डोमिनेशन की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए काम करते हैं। तो यही न्यूज़ है कि भाई ये 23 जो ब्रीड हैं आप एक बार जाके उनको गूगल कर लेना। और मेनली गूगल भी क्या करना है कि आपसे जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको पता है कि हस्की जैसी ब्रीड होती हैं जो ठंडे इलाके की ब्रीड है, तो उनको नहीं पाल सकते आप। बाकी ऐसी 23 ब्रीड के ऊपर ही ये अभी तक आया है। तो यही न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारी तीसरी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई देखो, कश्मीर मैजिक कारपेट। तो ये कश्मीर मैजिक कारपेट है। कारपेट तो आपको पता है भाई, तो ये कश्मीर है
उसका मैजिक कारपेट क्या है, इसको मैजिक कारपेट बोलते हैं। तो ये है क्या, तो देखिए एक प्रकार की ना कला है कि मतलब जो कश्मीर के अंदर जो कारपेट बनाए जाते हैं, जो तुर्की लोग थे, या जिसको हम भाई पहले का जो आपको इसको इराक ईरान बोलते हो, तो पहले कभी पर्शिया होया करता था, तो उस टाइम यानी 15 सेंचुरी की दौरान की बातें हैं कि भाई राजा आए, उन्होंने ये वहाँ से लोग आए और उन्होंने भाई कारपेट बनाना इंडिया में शुरू किया, इसके अलग अलग फॉर्म बनानी शुरू की, और इसके थ्रू भाई ये जो कश्मीर कारपेट है वो ग्लोबली फेमस भी है। बट अब इसको लोग इतना परचेज़ नहीं कर रहे या इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे हो क्या रहा है कि उनकी भाई जो इकोनॉमी है वो वीक होती जा रही है, और उनका जो एक ये कह सकते हैं टैग है कारपेट का, वो आने वाले दिनों में रिमूव हो जाएगा। तो पर इससे रिलेवेंट न्यूज़ कैसे निकल के आई, तो आपको बताता हूँ। 8 ईयर यानी कि 8 साल में एक कारपेट तैयार किया है, 8 साल लग गए एक कारपेट बनाने के लिए। वो कारपेट क्या है, तो उस कारपेट को बोल रहा है कश्मीर मैजिक कारपेट। तो वो है क्या भाई, वो 72 फुट तो फिट, सॉरी फुट बोल रहा, फिट तो लंबा है, और लगभग 40 फीट वो चौड़ा है, वो विड्थ थे उसकी 40 फीट, और जो उसकी लंबाई है वो 72 फीट है। इसको बनाने के लिए 8 साल लग गए एक परिवार को या एक कंपनी को। तो यही न्यूज़ है, इसको देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये एक बेसिकली एक तरीके का वो बना हुआ है। आप ये कहोगे क्या ये इस दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट है? नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े कारपेट है। जैसे कारपेट है वो शायद 166 फीट भी है, ऐसे कारपेट में जो 166 160 फुट के हैं। तो ये बड़ा कारपेट नहीं है, पर हाँ इसके अंदर जो कलाकृतियाँ की जाती हैं वो आपकी पेरिस बोल रहा, सॉरी पर्सिया से थोड़ी रिलेटेड होती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कश्मीर मैजिक कारपेट क्या है, तो कश्मीर मैजिक कारपेट एक टाइप ऑफ कारपेट जिसको 8 साल लगे हैं बनने के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो मैंने पहले भी देखो, न्यूज़ बहुत बार रिपीट हो रही हैं, आप ये ध्यान रखना कि न्यूज़ रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आप इन न्यूज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा भी फोकस करके चलोगे, तो एट लास्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आफ्टर ए ईयर और आफ्टर 8 मंथ और 9 मंथ, तो आपको लगेगा कि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाओगे, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे थे। भाई मैं हमेशा सभी को ये कहता हूँ कि रेगुलर रहो, बात है ये रेगुलर की। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये वीडियो एक बंदा देख रहा है, पर जो एक बंदा देख रहा है वो रेगुलर देखे इस वीडियो को, फिर इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा ना ज्ञान देते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जो एक H1N1 है ये केरला के अंदर, इसको मेनली मैंने पहले बताया था कि जो बर्ड फ्लू होता है, तो बर्ड फ्लू ना फैले इसके कारण 30,000 ऐसे बर्ड्स को मार दिया गया है केरला के अंदर, ताकि ये फैले ना। तो इसके ऊपर पूरी हम डिस्कस करते हैं। तो ये H5N1 है क्या, एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा के बहुत से टाइप होते हैं, जैसे H5N1, H8N2 या H1928, ऐसे काफ़ी होते हैं जो अलग अलग प्रकार। आप पूछो कि भाई ह्यूमन के अंदर फैलते हैं, तो अभी तक तो ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ह्यूमन के अंदर आ गया, मतलब आ सकता है, ऐसे नहीं है कि फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेगा नहीं अभी तक। हाँ एक ह्यूमन के अंदर हो सकता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा। तो ये होता है, तो ये थोड़ी रिलेवेंटली न्यूज़ काफ़ी दिनों से है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, 2019 के अंदर है ना, WHO ने ना इंडिया को ना फ्री कर दिया था, यानी कि टैग दिया था सॉरी इन्फ्लुएंजा फ्री इंडिया। पर कुछ ही दिनों बाद यानी कि 2021 के अंदर एक बार फिर इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक देखा गया वहीं साउथ इंडिया की तरफ। उस वजह से टैग रिमूव कर दिया गया इंडिया से कि भाई इंडिया में से इन्फ्लुएंजा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, और इसका टैग को रिमूव हुआ 2021। तो हमें जो डेट याद रखनी हुआ है 2021 और 2019 कि 2019 में WHO ने कहा था कि हो गया, और 2021 में इंडिया में इसका फिर आउटब्रेक देखा गया। तो आपको एक तो H5N1 को याद रखना है कि H5N1 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज़ मान लीजिए यह आर्टिकल है, एक टाइप ऑफ ये आर्टिकल है, तो इसके ऊपर आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल है भाई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इस टाइप ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई पेट्रोल आपने यूज़ किया और फिर ख़त्म। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, ये मतलब ऐसा नहीं है कि विंड ख़त्म हो जाएगी, विंड हमेशा रहती है, सोलर हमेशा रहेंगे।
सन हमेशा रहेगा। तो इससे जो आप एनर्जी प्राप्त करते हो उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, वो बहुत अच्छा आर्टिकल था। मैं आपको समझाता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करता चलता हूँ, आप सुन लेना, इससे ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो पहले तो ये क्या गया कि भाई फोकस कर रहे हैं हम क्लाइमेट की ओर। आपको पता है हाल ही में क्लाइमेट कितना बड़ा ग्लोबली इश्यू हो चुका है, कि भाई क्लाइमेट पर फोकस करना कितना ज़रूरी हो चुका है। तो हम देखते हैं कि भाई देखो, जैसे कि पहला मैं बताता हूँ कि इंडिया ने एक तो ये कहा कि भाई 2070 तक वो क्या होगा भाई, कार्बन फ्री इन्वायरमेंट जनरेट कर देगा सेल्फ का, कि मतलब कोई भी कार्बन का जो इन्वायरमेंट उसके अंदर कार्बन एमिशन और नहीं करेगा 2070 तक। पर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा कि ये पहुंचाने तक है ना हमें कम से कम नहीं तो सोलर पार्क तो शायद आप, मैं समझता हूँ ऐसे पार्क होते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग सोलर पैनल लगाते हैं, उन पैनल से आप एनर्जी जनरेट करते हैं, तो इसको सोलर पार्क कहते हैं। तो इंडिया के अंदर आज फिलहाल के अंदर 214 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही सोलर पार्क के अंदर है, जबकि जो नीड है वो अप टू 75,000 तक की है। तो पहले तो एक बहुत बड़ा गोल है हमारे पास कि 214 किलोमीटर स्क्वायर से हमें 75,000 किलोमीटर स्क्वायर की तरफ लेके जाना है इस चीज़ को, पहली नीड। दूसरी, इसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि भाई मान लीजिए आप जैसे कि कर्नाटका की तरफ देखते हैं, तो कर्नाटका के अंदर ये सेटअप किया गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो, आपको पता है इंडिया के अंदर दो टाइप के किसान होते हैं, फार्मर होते हैं। तो एक तो है हाई, एक लो। लो इन द सेंस मतलब जिनके पास फील्ड एरिया कम है, यानी कि ज़मीन कम है, और हाई जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है ना, वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन को भाई एज ए रेंट कर देते हैं, कि भाई सरकार को रेंट पे दे दिया है कि उसके बदले जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगा लेगी गवर्नमेंट, पर उसके प्रति उस ज़मीन का जो किराया आएगा उनसे वो काम चलाएगा। पर जो जिनके पास ज़मीन कम है तो वो डिपेंडेंट है उसकी पूरी फैमिली उस फार्मिंग के ऊपर। तब इससे हुआ क्या कि जो छोटे किसान थे कर्नाटका के अंदर, उनकी ज़मीन ली गई। जब उनकी ज़मीन ले ली गई किसके ब्याह पे, सोलर पार्क बनाने के ब्याह पर, तो उनको घर चलाना बहुत ही कठिन हो गया, उनकी ज़मीनें चली गई। तो ये भी देखने का मुद्दा है कि भाई आप ये देखो कि कहाँ उसको सेटअप कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह सेटअप नहीं कर दी कि जहाँ लोगों का जो खाना पीना है या उनका जो बेसिक नीड है वही इफेक्ट हो जाए। दूसरी हमें जो देखनी है वो लॉस ऑफ लैंड है, यानी कि जो छोटे किसान है वो अपनी ज़मीन इस चक्कर में खो देते हैं। तो इसको लॉस ऑफ लैंड से भी करेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे तो धीरे धीरे सब लैंड लॉस करते चले जाएंगे छोटे किसान, बड़ों को तो इफेक्ट नहीं होगा पर छोटे किसान बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो आपको बताता हूँ, जो हाई है ना, जो बड़े किसान है वो तो इंडिया के अंदर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर है, जबकि जो लोअर फार्मर है बहुत बड़े अमाउंट के अंदर है। ये अमाउंट हाई है और ये अमाउंट लो है, जबकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर कि भाई जो छोटे किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ये सोलर प्लांट लगाओगे, सोलर पार्क लगाओगे, तो वो इफेक्ट हो जाएंगे। या विंड से चलने वाले, आपको मिल्स पता होंगे, जो विंड मिल्स होते हैं जिनसे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो जो विंड एनर्जी होती है तो उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक सजेस्ट किया गया कि भाई जब आप ये लगाओ तो ऐसी जगह लगा देते हो कि भाई मान लो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपने पार्क लगाया पूरा, उसकी डेली साफ़ सफाई भी चाहिएगी, सीधी सी बात है, वरना उसके ऊपर धूल जमा हो जाएगी और पूरी सनलाइट नहीं आएगी। और जो आपकी जितनी मान लो 10 यूनिट बननी थी तो वहाँ आपकी 8 यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, 6 यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको रेगुलर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। इससे आप जो छोटे किसान हैं उनको जॉब क्रिएशन का ऑप्शन दो कि भाई वो उनकी साफ़ सफाई, उनकी मेंटेनेंस के लिए छोटे किसानों को ये दिया जाए। दूसरा, तो जो ये सोलर जो आपके हैं वो ज़्यादातर पानी से धोए जाते हैं। तो आपने लगा दिया राजस्थान के अंदर, वहाँ पानी है नहीं और रोज़ चल रही है वहाँ हवाएं, मिट्टी उस पर जमा हो गई। तो इससे हुआ क्या इफेक्ट, इससे इफेक्ट ये हो गया कि भाई वो आपकी जितनी यूनिट पहले 100 यूनिट मिल रही थी तो अब उससे 50 ही मिल रही, जनरेट हो रही है। धोने के लिए पानी है नहीं आपके पास अवेलेबल, तो आपने सेटअप ऐसी जगह कर दिए। तो ये की बहुत बड़ी इंडिया के अंदर चैलेंज है। दूसरा चैलेंज हम देखते हैं कि जो सोलर पार्क ओपन नेचुरल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह सेटअप होनी चाहिए जहाँ पे इफेक्ट ना हो आपका इकोसिस्टम। अभी मान लीजिए आपने जंगल काट के लगा दिया तो वो तो कोई सेंस नहीं है ना उस चीज़ की। तो भाई कि जंगल काट कर आप सोलर पार्क लगा रहे हो तो वो तो वैसे ही लॉस ऑफ ट्रीज, लॉस ऑफ इन्वायरमेंट, लॉस ऑफ इकोसिस्टम हो गया आपका। तो ये देखा जाए।
तीसरा इसके अंदर ना सॉरी चौथा पांचवा जो भी चल रहा है आप सीरीज देख लेना। तो इसके अंदर जो अगला देखा गया है भाई जस्टिस टू द लोकल पीपल, यानी कि जो वहाँ के लोकल इंडिजीनियस जो वहाँ के वो हैं उनके पास देखा गया कि भाई आपने जैसे किसी का एक कंपनी को दे दिया, कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है उसका यूनिट को सरकार को बेच रही है, तो उससे कंपनी को तो फायदा हो रहा है नो डाउट, बट उसके कारण जो किसान है उसको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जिसके लैंड चली गई, या उस पर्सन को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जिसकी लैंड के ऊपर ये लगा हुआ है। तो ये नोटिस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई किसको कहाँ और कब ये देना चाहिए। इसके ऊपर डिस्कस काफ़ी चल रहे हैं, मैं भी इसके ऊपर अभी सोच विचार भी रहा था, सेल्फ भी थोड़ा कर रहा था एनालाइज कि ये हो क्या रहा है कि भाई कहीं सोलर पावर प्लांट्स के ऊपर हम अपने इन्वायरमेंट को तो नहीं बर्बाद कर रहे। अब मैं चलता हूँ अगले न्यूज़ के ऊपर, जैसे कि एक बर्ड इकोसिस्टम बोलते हैं हम, बर्ड इकोसिस्टम, यानी कि जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने कोई विंड मिल लगा ली, मान लीजिए आपका कोई हवा से चलने वाला ये एयर है, तो इससे आप एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हो, पर यहाँ पर है ना कुछ पक्षी और आते हैं, ये थोड़ा डायग्राम ऐसा ही है, तो कुछ पक्षी आते हैं, तो अब ये पक्षी है ना क्या करेंगे कि इनका इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा इस चीज़ से। जैसे कि भरतपुर आपको पता है कि भरतपुर के अंदर प्रवासी पक्षी आते हैं, और वहाँ पर आप जाकर अगर इनको लगा दोगे तो अब वो पक्षी जो आते हैं तो उनका इफेक्ट हो जाएगा इकोसिस्टम, यानी कि उनके जो वहाँ नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उन वो इफेक्ट होंगे, उनसे उनका नेचुरल इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि किसी बर्ड का इकोसिस्टम तो इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ से, या इंडिजीनियस जो वहाँ की वेराइटी है क्रॉप्स की, या इंडिजीनियस जो वहाँ की कल्चर है वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नोटिस की गई हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया है हर चीज़ के बारे में। फिर एक और चीज़ देखी गई कि भाई इसके अंदर आपको रिसर्च और करनी पड़ेगी, कि यानी कि आपको ऐसी भी सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे जिसकी कम से कम आयु 30 से 40 साल तो हो एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया आज, मान लो आज पहला वाला प्लांट लगाया आपने, प्लेट लगाई है और 30 साल बाद लास्ट प्लेट लगी, तो पहली वाली प्लेट तो ख़राब हो जाएगी, जब तक 30 साल में आखिरी लगेगी तब तक तो पहली ख़राब हो जाएगी। तो ये देखा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर पूरा बजट अलाउंस है, जैसे मैंने RBI को बॉन्ड इश्यू वाला आपको बताया था, ग्रीन बॉन्ड इश्यू, तो वो भी इसी को देखते हुए आप लिख सकते हो। आप जब मेंस राइट करोगे आपका, तो इसके अंदर ये बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ये जो आप डेली न्यूज़ सुनते हो, बैठते हो, समझते हो, ये आपके धीरे धीरे दिल में दिमाग में बसने लग जाती हैं फिर, जिसके कारण आपकी जो क्षमता होती है लिखने की वो बढ़ जाती है। आप चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हो कि भाई फाइनेंस से रिलेट कर गए आप इन्वायरमेंट को, हिस्ट्री से रिलेट कर गए इन्वायरमेंट को, या इन्वायरमेंट को रिलेट कर रहे हो आप अपने कल्चर से, या कल्चर रिलेट हो रहा है आपकी हिस्ट्री से, या कल्चर रिलेट हो रहा है आपका फाइनेंस से। मान लीजिए दिवाली है, वो आपका कल्चर फेस्ट है, बस उस दिवाली के ऊपर आप जो फाइनेंस यूज़ करते हो, लोग रुपए निकालते हैं, मार्केट ज़्यादा बढ़ती है, तो ये भी एक प्रकार को देखा जाता है कि भाई सालान में एक बार एक ऐसी मार्केट कैप्चर होती है जिसके अंदर जो छोटे लोग होते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वो बिजनेस करती हैं इस दौरान। तो ये आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो आज की तो यही आर्टिकल है, आपको पता है एज़ यूजुअल कि लास्ट के 2-3 दिन थोड़े आर्टिकल कम ही होते हैं। एक आर्टिकल और है बट उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको बताता भी नहीं हूँ, मैं कर जाता हूँ धीरे धीरे उनसे डिस्कस। तो चलो थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं उसके बारे में, क्या ही छोड़ना यार। चलो, तो आ रहा है अगला वाटर से रिलेटेड, यानी कि वाटर क्राइसिस, यानी कि अभी आपको पता है कि पानी की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये बताया जा रहा है कि भाई 600 मिलियन इंडियंस हैं जिनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, प्रॉपर वाटर रिपोर्ट है ये कि 600 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर वाटर नहीं है अवेलेबल। सॉरी 600 नहीं, 60 मिलियन, सॉरी माय मिस्टेक, 60 मिलियन पीपल है जिनके पास लो क्वालिटी का, और हर साल लगभग 6 लाख से 8 लाख लोग मरते हैं, डेथ होती है, किसके कारण? पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरा, हमने क्या किया कि ग्राउंड वाटर से सारा वाटर ले लिया और उससे आपने एक सिटी खड़ी कर दी, आपने डिफरेंट सिटीज़ खड़ी कर दी, बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब इससे होगा क्या?
वाटर आपने यूज़ कर लिया, अर्बनाइजेशन होगी, इस अर्बनाइजेशन के कारण वहाँ का जो वाटर लेवल थोड़ी सी चला गया, अब लोगों को पानी नहीं मिल। लाइक बेंगलुरु, मैंने बेंगलुरु के आपके पहले भी बताया था कि भाई बेंगलुरु के अंदर कितनी हैवी वाटर क्राइसिस है। या फिर मैंने चेन्नई का आपको एग्जांपल दिया था लेक का, मैन मेड लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट लेक है, जो चोला डायनेस्टी के अंदर बनी थी, तो उसका भी मैंने आपको दिया था कि किसके पिताजी के नाम पे, किस राजा के पिताजी के नाम पे उस रखी गई थी। वी से नाम है, चलो इतना मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ, बाकी आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये भी देखा जा रहा है। फिर वो देखा जा रहा है कि आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो, पर उसका कोई ऐसा नहीं भाई उठ के लोग सीधे आ गए, कोई आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई आपके पास प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये चीज़ देखी जा रही है। फिर ये देखा गया कि ग्लोब के अंदर कि भाई वाटर क्राइसिस इस लेवल की बढ़ चुकी है कि समंदर के अंदर ना कुछ परसेंटेज पानी का बढ़ गया है। उस पानी के बढ़ने की वजह से ना जो खारापन होता है मिट्टी में, यानी कि जो साल्ट वाटर है, उसका आगे आगे कोस्टल एरिया के और आगे आगे, तो कई सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो पानी है वो साल्टी है, जो वाटर वो है हैवी साल्टेड है, लो साल्टेड है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये देखा जा रहा है। फिर आपका देखा जा रहा है कि भाई R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी लो चल रही है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। आप मतलब हाई ऐसे आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे आप जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO इन शॉर्ट, तो आपके पास ऐसे कुछ RO अवेलेबल नहीं है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत सी चीज़ें मायने कर रही हैं। मैं इसको आर्टिकल को और डिटेल से अच्छे से कल और कवर करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये वाटर क्राइसिस आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ेगी भाई, बहुत बढ़ेगी रियल में। चलो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।